अब देखिए एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में जो फिजिक्स क्लास 12th का है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं 1.1 है ना, तो इसमें क्वेश्चन क्या है पहले ये समझते हैं। देखो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q2 भी पॉजिटिव है और Q3 भी पॉजिटिव है। ठीक है, फिक्स्ड अलॉन्ग द वाई एक्सिस, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन ऑन अ चार्ज Q1, मतलब Q1 पे जो फोर्स लग रहा है ये इस तरफ लग रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अब अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये नेगेटिव चार्ज हो। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये पक्का कर लिया हमने। ये कैसे हमें पता लगा कि ये अगर दोनों पॉजिटिव है तो इस पर नेट फोर्स एक्स पे आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ये तभी हो सकता है जब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट दिस पॉइंट, मतलब यहाँ पे अगर एक ऐड कर दिया हमने, है ना, और वो भी क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब क्या होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो नेट फोर्स पहले से इस पे इस तरफ था। इस नए फोर्स को, नए चार्ज को आने की वजह से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है, ये हमने पता कर लिया, और ये पॉजिटिव है, ये लिखा हुआ है और सेम लाइन पे रखा हुआ है। तो आपसे आपको क्या पता लगेगा, ये पहले वाला फोर्स था और ये एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो गया इसमें। तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, किधर, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लिख सकते, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक लिखेंगे, शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे मूव करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, अब इसको देखते जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिए समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले 1.2 की बात करते हैं। अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अब एक ये देखो, ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बढ़िया कौन दिखा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, फील्ड लाइंस के लिए बताया हुआ है मैंने आपको, है ना, कि इसको ऐसा समझ लो कि भाई आपने एक क्या किया, प्लस क्यू रख दिया यहाँ पे। ठीक है, प्लस क्यू रख दिया और क्या हुआ कि भाई आपने एक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर यहाँ पे रखा हुआ है, ये स्फीयर रख दिया। तो इस कंडक्टिंग स्फीयर को रखने से क्या हुआ कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इधर क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आया, तो उल्टे साइड में क्या हो जाएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये लिख सकते। तो अब आप देखो, फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होने चाहिए, जो दिख रहा है बिल्कुल यहाँ से ओरिजिनेट होना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और नेगेटिव पे टर्मिनेट होना चाहिए। और दूसरा, कंडक्टिंग सरफेस अगर है तो उसके परपेंडिकुलर फील्ड होता है, ये हमने बताया हुआ आपको। तो परपेंडिकुलर फील्ड क्यों होता है, ये भी पता है कि पोटेंशियल जीरो करना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करना है ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे क्या होगा, फील्ड को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तो ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख जाए और यहाँ पे टर्मिनेट होना दिखना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो देखो ये होना चाहिए, और यहाँ से क्या होगा, फिर से परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट ओरिजिनेट होता दिखना चाहिए, इमर्ज होता दिखना चाहिए, तो वो ऐसा होना चाहिए। लिख सकते। अब बीच में जो लाइन है वो देखो सीधा एक परपेंडिकुलर जैसा एक लाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या लिख सकते, तो यहाँ से ये ऐसा, फिर ये ऐसा ओरिजिनेट होता हुआ दिखेगा, और ये बेस्ट कहाँ दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से फिगर ए। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब 1.3 में आ जाइए, यहाँ तक समझ आ गया। 1.3 देखिए, ये बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर जो प्रॉब्लम्स है, ये जेई और नीट दोनों के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल है। इसमें फंडे बहुत क्लियर होंगे आपके, है ना, साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती जाएगी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक है, अब इसमें अलग अलग सरफेसेस हैं। ठीक है, इन फिगर 1.3 इज द लार्जेस्ट, इन फिगर 1.33 इज द लीस्ट। अब ये सभी अगर हमें देखना है तो सभी सरफेसेस अलग अलग टाइप के हैं। आप देखिएगा सबका जो वॉल्यूम है या सरफेस एरिया है वो डिफरेंट है, बट सब में देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ के सब में इक्वल चार्जेस है। सभी जो सरफेसेस हैं कितने चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, इक्वल चार्ज को।
तो अगर हम लोग गॉस थ्योरम पे जाते हैं तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो भी आप ई डॉट डी एस लिखते हैं, ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे ये क्या हो गया, ये टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, ये कितना होता है क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू सब में इक्वल है, इसलिए क्या होना चाहिए, इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स, इट विल बी सेम फॉर ऑल द फिगर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो इसमें, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें समझना आप 5 चार्जेस, देखो इस डायग्राम में देखो Q1, ठीक है, अलग अलग देखे तो Q1, Q2, Q3, Q4 को यहाँ पे अरेंज किया हुआ है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना, गॉस लॉ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो गॉस लॉ में अगर देखेंगे E डॉट डी एस, ठीक है, इक्वल्स क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखते हैं। तो अब इसमें देखो E ऑन द एल एच एस ऑफ द अबव इक्वेशन will have a contribution from Q1, Q3 and Q2 and Q3, while Q on the RHS will have a contribution from Q2 and Q4 only। तो देखो ये तो ठीक है, ये Q2 और Q4 है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो गॉसियन सरफेस खींचा हुआ है उसके अंदर Q2 एंड Q4 है, इसके अंदर देखेंगे तो Q2 Q4 है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आधा सही है। जब भी आप फ्लक्स लिखते हो तो फ्लक्स में क्या होता है, जो चार्ज एनक्लोज है वही लिखा जाता है, वो तो बिल्कुल ठीक है। बट जो फील्ड आएगा वो तो नेट फील्ड होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सारे फील्ड का वो रिजल्टेंट दिखता है। तो ये रॉन्ग होगा, है ना, आप इसको चेक करते जाएंगे। अबव इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेस व्हाइल क्यू ऑन द आरएचएस विल हैव अ, यस ये देखो ई ऑन द एलएचएस of the above equation will have a contribution from all charges, बिल्कुल ठीक है, 1 2 Q1 Q2 Q3 Q4 एज वेल एज Q5, इन सब की वजह से नेट फील्ड दिखेगा वहाँ पे। बट जो फ्लक्स में लिखेंगे वो सिर्फ जो चार्ज इनक्लोज्ड है इन गॉसियन सरफेस वही देना पड़ेगा, है ना। इट मीन्स कि ये बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा समझना है, 3 क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए हैं। ये फिगर है, इस डायग्राम में क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन नंबर 1.5 की बात करते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल P, बिल्कुल ठीक है, इज प्लेस्ड एज सोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अब इसमें एक दो कॉन्सेप्ट्स यूज़ करना है आपको। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा होगा कि अगर 2 लाइंस हैं और उसके बीच का गैप अगर इक्वल है, इट मीन्स कि मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या है, फील्ड सब तरफ यूनिफॉर्म फील्ड है। और ये भी पढ़ा है कि जैसे जैसे गैप कम होता जाएगा वहाँ पे फील्ड बढ़ता जाएगा, अगर ऐसा दिखाया हमने फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे अगर फील्ड को कंपेयर करो तो ई ए विल बी ग्रेटर देन ई बी, लिख सकते, ये पता है आपको, फील्ड लाइंस में आपने पढ़ा हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो माइनस के लिए जो फील्ड है, माइनस क्यू जहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे अगर हमने फील्ड एज्यूम किया E1 और जहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है अगर वहाँ फील्ड हमने एज्यूम किया E2, तो फ्रॉम दिस थ्योरी आप तुरंत कहोगे कि यस E1 मैग्नीट्यूड वाइज E1 विल बी ग्रेटर देन E2, लिख सकते। मतलब अगर हम लोग इस डायपोल की बात करें तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू चार्ज, तो इस पे जो फोर्स आएगा वो फील्ड के ओपोजिट आएगा। फील्ड किधर है, इधर है, तो इस पे फोर्स किधर आ जाएगा E1 इंटू क्यू, और इस पे फोर्स पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में आना चाहिए। तो फील्ड के डायरेक्शन में आने का मतलब ऐसा हो गया, इट विल बी E2 इंटू क्यू। सिंस E1 इज ग्रेटर देन E2, ये कहाँ से पता लगा आपको, समझ आ रहा है। देन यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मतलब आप क्लियरली कह सकते हैं कि E1 इंटू क्यू विल बी ग्रेटर देन E2 इंटू क्यू। तो नेट फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट आएगा। तो अब देखो इसमें लिख सकते द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस, ये तो रॉन्ग है, द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स राइट, नो, लेफ्ट की तरफ फोर्स आ रहा है, लिख सकते हैं ना, द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब
ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट लिखेंगे, है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। देखो ये कैसे लिखा हमने, समझ आया। अब इसको देखते चाहिए, समझते, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। इसको एक बार देखेंगे तो सारे फंडामेंटल्स आपके समझ आते जाएंगे, भाई कहाँ पे क्या लिखना है, क्यों लिखना है। ठीक है, तो ये 1.5 क्यों लिख दिया, सी सही था, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अ पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। बिल्कुल ठीक है, एक कंडक्टिंग प्लेन बनाते हैं हम लोग, है ना। देखिए ये सपोज कंडक्टिंग प्लेन है, लिख सकते, यहाँ तक समझ आया। तो अब अगर ये कंडक्टिंग प्लेन है, ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है हमने, ठीक है। ये चार्ज मान लो कितना है, प्लस क्यू, अज्यूम करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और ये कुछ डिस्टेंस गिवन है, सपोज दिस डिस्टेंस इज डी, ठीक है। तो कह रहा है कि द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन, मतलब प्लेन का अदर साइड कौन सा होगा, एक तरफ चार्ज रख दिया तो दूसरे साइड पे हम जाएंगे, दूसरा साइड ये हो गया, तो अदर साइड ऑफ द प्लेन, तो सपोज ये पी लिख सकते। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका फील्ड लाइंस कैसा होगा, यहाँ पे देखो ये प्लस है, तो यहाँ पे पक्का है कि ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, लिख सकते। और तो दूसरे साइड में क्या होगा, प्लस चार्ज, ये पता है आपको, है ना। क्यों ऐसा होता है, नेट फील्ड इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टर जीरो करना, इस वजह से रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस हैं ये, है ना। इन ऑर्डर टू मेंटेन द जीरो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फील्ड देखो, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या होगा, ओरिजिनेट होना चाहिए, सिर्फ अकेला होता तो सीधा स्ट्रेट होता, इसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा टर्न होता जाएगा, ये यू यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, लिख सकते। देखो पॉजिटिव से टर्मिनेट हुआ, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ, नेगेटिव पे टर्मिनेट होता हुआ दिखेगा, ऐसा लिख सकते, ये बनता जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। फिर इसके बीच में नेट फील्ड जीरो, कोई फील्ड लाइंस नहीं आने चाहिए। बाद में क्या होगा, फिर देखो पॉजिटिव है तो यहाँ से ओरिजिनेट होता हुआ दिखेगा, ये ऐसा लिख सकते, ये देखो ऐसा। और ये फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस होना चाहिए। क्यों, इस पूरे पे नेट फील्ड, ये पूरा ये जो लाइन है, ये जो सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और आपने पढ़ा हुआ है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये ऐसा, अब आपके आंसर आपके समझ आ गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए। आंसर क्या लिखेंगे, पी पे जो फील्ड होगा वो कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है, देखिए इसमें से, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे, बिल्कुल पहला ही मिल गया आपको सही आंसर, ठीक है। तो आप इसमें आंसर क्या लिख देंगे, ए, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब 1.7 पे आते हैं, ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है MCQ 1 का, मतलब एग्जाम्पलर मैं आपको सजेस्ट करूँगा जरूर देख लीजिए सभी चैप्टर्स का। ये जेई मेंस एडवांस के लिए भी फंडामेंटल के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड positively, the electric field at a point on a diameter away from the center is directed, ठीक है। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचते हैं दिमाग लगा के इसमें, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज पहले आपके पास क्या है, एक हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर को अज्यूम करने से बेहतर है कि आप एक स्फीयर लिखो और उसके बाद उसको करना शुरू करो, है ना। तो देखो इसको ऐसा हम लोग सॉल्व करते हैं, ये लिख दिया मान लो, ठीक है। ये क्या है, ये कंप्लीट स्फीयर हो गया। अब इसको हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दो हेमिस्फीयर्स दिख रहे हैं। अब इसको मैं ऐसा करता हूँ कि सपोज ये फर्स्ट हो गया, लिख सकते, और ये क्या है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब यहाँ से देखो कि भाई हमने जो कंसिडर किया हुआ है, सपोज ये है, ये वाला हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता तो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर सब तरफ क्या, सॉरी, नेट फील्ड अंदर जो लिखते वो क्या होता, ज़ीरो आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो होने का मतलब क्या हो गया कि भाई इसकी वजह से और इसकी वजह से इस पॉइंट पे अगर मैं सिर्फ हेमिस्फीयर की बात करूँ, सिर्फ एक स्फीयर की बात करूँ, ऐसा देखना, तो अगर सिर्फ एक स्फीयर हो तो इसकी वजह से यहाँ पे नेट फील्ड ज़ीरो होने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अगर मानते हैं हम लोग कि इसके सरफेस पे चार्ज है, कंडक्टर अगर एज्यूम कर लिया होता तब भी सोचते हैं
ये हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, फील्ड आएगा। तो सपोज हमने कुछ भी एज्यूम किया कि सपोज ये एज्यूम कर लिया ऐसा, तो अब सोचो कि अगर दूसरा होता तो इसकी वजह से बाइसिमेट्री ऐसा फील्ड आता, और इन दोनों का रिजल्टेंट कभी ज़ीरो हो नहीं सकता है। तो रिजल्टेंट ज़ीरो तभी हो पाएगा जब हम लोग एक के लिए ऐसा लिखें और दूसरे के लिए भी ऐसा लिखें, तभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे जब दोनों हेमिस्फीयर मिलकर के कंप्लीट स्फीयर बनाएगा, ठीक है ना। दोनों स्फीयर मिलकर के जब कंप्लीट स्फीयर बनाएगा तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर किसी भी पॉइंट पर अगर जाए हम लोग तो नेट फील्ड कैसा होना चाहिए, इसमें कौन सा आएगा, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। क्या लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। तो ऑप्शन में क्या लिखेंगे, ए। यहाँ तक समझ आ रहा है, ये कैसे लिख लिया समझ आ गया। तो ये MCQ 1 था। फिर 2 जो मल्टीपल आंसर वाला है, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, फिर उसको चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर ठीक है समझ आया तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है कोई परेशानी नहीं, अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी कर सकते करिएगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरे ख्याल से बहुत समझ आया होगा और बहुत बेनिफिशियल है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अभी ये तो मैंने इस चैनल पे किया हुआ, बट जो एक फ़िज़िक्स का अपना चैनल है जो इजी लेक्चर क्रैश कोर्स फिज़िक्स है, ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगले सारे वीडियोज़ जो इस जो सेक्शन के हैं वो उसी पे आने हैं, ठीक है। तो अभी लिंक आएगा, जो इस लिंक में आप चले जाइए और जो इजी लेक्चर क्रैश कोर्स फिज़िक्स है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए।